भारत आज चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहा है, जिसकी कॉस्ट लगभग 615 करोड़ है और ये इसरो का आज तक का सबसे डिफ़िकल्ट मिशन होने वाला है। आपको याद होगा कि 2019 में भी चंद्रयान 2 को लॉन्च करने की कोशिश की गई थी, जो कि काफ़ी हद तक तो लॉन्च हो गया था और सफल भी हुआ, लेकिन बाद में लास्ट के चंद पलों में ही उससे पूरी तरह से कनेक्टिविटी टूट गई थी, जिसके कारण कम्युनिकेशन ना होने के कारण उससे किसी भी प्रकार की बात नहीं हो पाई थी। इसीलिए ही अब 2023 में फाइनली आज के दिन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जा रहा है। अब लोगों का पूछना ये है कि इसरो पर पैसा खर्च करना आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देश में इतनी गरीबी है, पहले उसे सॉल्व करना चाहिए। स्पेस में जाने से भारत को क्या फ़र्क पड़ता है? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि भारत चांद पर तीसरी बार क्यों जाना चाहता है, हमने पिछली गलतियों से क्या सीखा है और इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, चंद्रयान 3 मिशन के ऑब्जेक्टिव क्या है और इनसे हासिल क्या होगा, और भारत के स्पेस प्रोग्राम से आखिर हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो भी कर लीजिए। ये आपके लिए तो फ्री होता ही है, लेकिन इससे हमारी भी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, वाई चंद्रयान इज़ सो इम्पॉर्टेंट। चंद्रयान भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो चलिए जानते हैं। अक्सर जब भी हम कोई भी स्पेस डॉक्यूमेंट्री देखते हैं तो ऐसा लगता है कि चंद्र पृथ्वी से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि चांद और पृथ्वी के बीच में इतना ज़्यादा डिस्टेंस है कि हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स बीच में फिट हो जाएंगे। मून सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं है, एक जियोपॉलिटिकल माइलस्टोन है। जब हम मून लैंडिंग की बात करते हैं तो हमारी आंखों के सामने नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बस एल्ड्रिन, इन सब की इमेजेस आती है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि अमेरिका से पहले यूएसआर चांद पर पहुंच चुका था लूना 2 के साथ, और वो भी अपोलो 11 मिशन से 10 साल पहले। और रशिया ने कभी भी इंसानों को मून पर नहीं भेजा, लेकिन चांद पर पहुंचने वाला सबसे पहला देश था रशिया। दुनिया में सिर्फ ऐसे 3 देश हैं जिन्होंने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है, अमेरिका, रशिया और चाइना। अब सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है सेफ लैंडिंग, यानी कि लैंड करने के बाद स्पेसक्राफ्ट सेफ हो। ये सॉफ्ट लैंडिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक बार हमने ये प्रूव कर दिया कि इसरो सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है तो हम इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल स्पेस प्रोजेक्ट ले सकते हैं, और जो काम आज नासा कर रहा है और पैसे कमा रहा है वही काम हम भी कर सकते हैं। 2008 में चंद्रयान 1 के ज़रिए हम चांद पर पहुंचे तो ज़रूर थे, लेकिन वो एक मून इम्पैक्ट प्रॉब था जिसने हार्ड लैंडिंग की थी। 4 साल पहले चंद्रयान 2 का भी मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि वो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करे, लेकिन चंद्रयान का लॉन्च सक्सेसफुल तो हुआ था, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी। इनफैक्ट अर्थ से मून तक 3,04,000 और 100 किलोमीटर की दूरी हमने सक्सेसफुली कंप्लीट भी की थी, लेकिन लैंड करते समय सरफेस से सिर्फ आधे किलोमीटर दूर होने के बावजूद एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हम लैंड नहीं कर पाए थे। प्लान तो ये था कि विक्रम रोवर मून के ऑफिस पर 14 दिनों के लिए स्टडी करेगा और इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाएगा, लेकिन कम्युनिकेशनल डिवाइस के फेल होने की वजह से यह मिशन अधूरा छूट गया था। अब चंद्रयान 3 यह मिस्टेक रेक्टिफायर करना चाहता है, और भारत के लिए एक सुनहरा मौका है कि हमारी इम्प्रूव टेक्नोलॉजी दुनिया देख सके। ये सारे इम्प्रूवमेंट हम चैप्टर 2 में जानेंगे। चंद्रयान 3 के बारे में एक बात स्पेशल है, और वो है उसकी लैंडिंग कैपेसिटी और लोकेशन, और तो और मून का वन साइडेड रिलेशनशिप। आपको पता ही होगा कि मून और टाइडल लॉक्ड है, मीनिंग ये है कि मून की सिर्फ एक ही साइड हमेशा हमको दिखती है, लेकिन दूसरी साइड नहीं दिखती है। मून का 41% हिस्सा पृथ्वी से छुपा हुआ रहता है। सिमिलरली मून के साउथ पोल में ऐसे बड़े बड़े क्रेटर है जहां अरबों सालों से सनलाइट नहीं पहुंची है, और इस क्रेटर को स्टडी करके हम हमारे सोलर सिस्टम के ओरिजिन के बारे में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। माना जाता है कि इन क्रिएटर्स में पानी छुपा हो सकता है, वो भी थोड़ा बहुत नहीं बल्कि 100 मिलियन टन पानी से भी ज़्यादा। अगर सेम टाइम यहाँ पर हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, सिल्वर जैसे एसेंशियल रिसोर्सेज भी मिल जाए तब तो बहुत ही अच्छा होगा। ये लोकेशन आने वाले स्पेस मिशंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टॉप बन सकता है, जो कि इंडिया को स्पेसक्राफ्ट की दुनिया में सबसे आगे ले जाएगा। अब जानते हैं
चैप्टर 2, वाई दिस मिशन इज डिफरेंट। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में इम्प्रूवमेंट क्या हुई है। 5 पॉइंट्स हैं और सबको एक एक करके समझते हैं। नंबर 1 इज प्लोडिड के मिशन में हमारा प्लॉट थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। यहाँ पर 3 मेन चीज़ें थी, लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर। 2019 के मिशन में हमारा प्लोडिड सिंपली पार हो चुका था और यहाँ पर सिर्फ लैंडर और रोवर ही बचे हुए हैं। 2019 में हमारे ऑर्बिटर ने उसका मिशन कंप्लीट कर लिया था, इसलिए इस बार ऑर्बिटर को इंक्लूड करने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नंबर 2, पावरफुल लैंड। चंद्रयान 3 के टीम ने चंद्रयान 2 के मिस्टेक्स से इम्पॉर्टेंट लेसन सीखे हैं। हमारे लैंडर के लेग्स और ज़्यादा स्ट्रांग बनाए हैं ताकि वो इस इम्पैक्ट को बेहतर तरीके से रेजिस्ट कर पाए और सरवाइव कर पाए। देखो, पहले हमारा इंजन उतना पावरफुल नहीं था, तो वो लैंड करने से पहले सही समय रहते अपनी स्पीड कम नहीं कर पाया और जहाँ पर उसे लैंड करना था उस स्पॉट से कुछ 750 मीटर दूर जाकर वो गिर गया। लेकिन इस बार हमारे लैंड रोवर की इंजन की कैपेसिटी बढ़ाई गई है। अगर सेम टाइम इसमें थोड़ी भी गड़बड़ होती है तो इसकी डिटेक्शन सिस्टम भी है जो कि दूसरे इंस्ट्रूमेंट को ऑन कर देंगे और मून को स्टडी करने के लिए हमें एक बहुत ही अच्छा ग्रेट प्लेटफॉर्म देंगे, जिससे हम हमारे पृथ्वी के बारे में डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और फ्यूचर मिशन प्लान कर सकते हैं। इसका यूज़ वेदर पैटर्न डिटेक्शन के साथ साथ और भी इसमें बहुत सारे दूसरे इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि हमें प्लैनेट्स की स्टडीज़ के बारे में बहुत हेल्प करेंगे। अब आ जाता है नंबर 3, शेप यानी स्पेक्ट्रा पोलर मैटर ऑफ हैबिटेट। टेबल प्लैनेट ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट होने वाला है जिससे हमारी और डेटा रीड करके हमें सोलर सिस्टम के बाहर के हाइब्रिड टेबल के बारे में सारी डाटास को यूज़ करने के लिए वो बहुत हेल्प कर सकता है। नंबर 4, लॉन्च व्हीकल। चंद्रयान 3 में लॉन्च व्हीकल बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और रीज़न है जिसकी वजह से ये हमारी बहुत हेल्प करेगा। अब इसका कारण क्या है कि LVM-3 में जो लॉन्च व्हीकल है वो हमारे GSLV मार्केट वैल्यू व्हीकल से 30% ज़्यादा वज़न कैरी करने की कैपेसिटी रखता है। आसान भाषा में समझे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी मिशन में वज़न को कैरी करके स्पेस तक ले जाना, जो कि यहाँ पर 30% ज़्यादा वज़न कैरी कर सकता है। यानी कि आसान भाषा में एक्सप्लेन करते हैं कि इस लॉन्च व्हीकल की सक्सेस भारत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम दुनिया को ये प्रूव कर सकते हैं कि हम हैवी और प्लोडेड अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। अब आता है नंबर 5 और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, एक्सपेंसेस। वैसे अगर देखा जाए तो हमने चंद्रयान 2 को कुछ 800 करोड़ में लॉन्च किया था और अगर हम इसे कंपेयर करें तो ये कॉस्ट अवेंजर एंड गेम जो मूवी बनी थी उसके बजट से 3 गुना कम है। लेकिन अब हम और भी ज़्यादा एफिशिएंट बन चुके हैं और चंद्रयान 3 का टोटल बजट कुछ 615 करोड़ होने वाला है। ये हमारी बढ़ती हुई एफिशिएंसियों को प्रूव करता है और पैसों की बर्बादी को रोकता है। जब भारत ने मंगलयान को लॉन्च किया था तब न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये कार्टून पब्लिश करके हमारा मजाक उड़ाया था। अब ऐसे कार्टून चाइना के बारे में क्यों नहीं बनते? क्या चाइना गरीब नहीं है? ऐसे कार्टून UAI के बारे में क्यों नहीं बनते? क्या UAI परफेक्ट है? भारत एक उभरता हुआ देश है, भारत एक डेमोक्रेसी है और फिर भी हम स्पेस जैसे सेक्टर्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। शायद यही बात कुछ वेस्ट के लोगों को हजम नहीं होती है और फिर वो हमसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि हम हर साल हमारे स्पेस प्रोग्राम पर कितना खर्च कर रहे हैं, इसरो का बजट क्या है, इस पर सवाल आने लगते हैं। अब हमारे इसरो के बजट के ऊपर आगे सवाल उठने वाले हैं। ये बात हमारे सतीश धवन सर को पहले से ही पता थी, इसलिए जब वो इसरो के चीफ बने तब से सैलरी के रूप में वो सिर्फ 1 रुपया ही लिया करते थे और इसी एफिशिएंसी की लेगेसी को इसरो आगे भी कैरी कर रहा है। ये चार्ट देखिए, हमने पिछले 20 सालों में कंसिस्टेंटली हमारे स्पेस प्रोग्राम का बजट बढ़ाया है एंड दैट्स अ फैक्ट। लेकिन हमारी GDP का सिर्फ 0.3% हिस्सा ही इस पर्सपेक्टिव के रूप में आता है। अगर हम देखिए तो हमारे पोस्टल ऑर्डर्स को चलाने के लिए भारत लगभग 36,000 क्रॉस यूनिट खर्च करता है, लेकिन इन सारे पैसों से हमें क्या मिलता है? हमारे फ्रेंडली नेबर चाइना पर नज़र रखने के लिए आंखें मिलती है। चाइना को तो भारत से इतना ज़्यादा लगाव है कि अरुणाचल और लद्दाख में वो अपने लोगों को भेजता ही रहता है। वो ऐसे सेटलमेंट बनाता है कि धीरे धीरे
अनियन स्लाइसिंग मेथड की तरह भारत का छोटा छोटा हिस्सा वो चुरा रहा है। लेकिन इसकी जानकारी इसरो के सैटेलाइट्स हमारे सिक्योरिटी तक पहुंचा देते हैं। 10 से ज़्यादा सर्विस सैटेलाइट्स चाइना की नेवल एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। आपको याद है जब 2019 में बड़ा वाला साइक्लोन आया था, तब इसरो के सैटेलाइट्स ने ही टाइम रहते हुए हमें वार्निंग दी थी और इन्हीं सैटेलाइट्स की इन्फॉर्मेशन की वजह से ओडिशा में लगभग 11.5 लाख लोगों की जान बचाई गई थी और उन्हें रेस्क्यू किया गया था। आज ओडिशा डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में भारत नंबर 1 बन चुका है और यूनाइटेड नेशंस भी दूसरे देशों को ओडिशा का एग्जाम्पल देते हुए ही इस डिज़ास्टर मैनेजमेंट मॉड्यूल को सीखने की सलाह देते हैं। इसरो हमें हमारी जियोग्राफी स्टडीज़ करके डेटा देता है और इस डेटा का इस्तेमाल करके हम किसानों को गाइडेंस दे सकते हैं और क्विक साइक्लोन्स प्लान्स की जानकारी हमें एडवांस में मिल जाती है, जिससे कि हम बेहतर तरीके से प्रिपेयर रह सकते हैं और होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। ये सब हमारे सैटेलाइट्स की वजह से पॉसिबल हुआ है। इसरो का बजट नासा से 15 गुना कम है और इतने कम बजट में भी इसरो के साइंटिस्ट आपकी और हमारी लाइफ को बेहतर बना रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल की बात है। इसके साथ साथ इसरो ओनली इंडिया की ही नहीं बल्कि बाहर के देशों की भी बहुत सारी सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है और पैसे कमाता है। अब तक टोटल इसरो ने 28 देशों की सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, जो कि लगभग 229 सैटेलाइट्स है, जिससे उन देशों का भी फ़ायदा हुआ और साथ साथ इंडिया को भी बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल मदद मिली। वर्तमान में अगर हम देखें तो इस समय स्पेस में जो एजेंसी है वो $multi-billion का बिजनेस बन चुका है। इसी के बीच अगर भारत के इतने कम और एफिशिएंसी में बना हुआ चंद्रयान 3 लॉन्च हो जाता है सक्सेसफुली और एक सॉफ्ट लैंडिंग करके अपने सभी प्रयासों को पूरा कर लेता है, तो इससे पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा, क्योंकि आज के दिन भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नज़र इस भारत के चंद्रयान 3 पर टिकी हुई है। 2019 में जो चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था उसने लगभग 95% अपना कार्य सफलता से पूर्ण किया था, लेकिन इस 95% को 100% करके आज भारत स्पेस की दुनिया में झंडे गाड़ सकता है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आज के इस सफल सैटेलाइट लॉन्च के बाद जो बाकी दूसरे देश होंगे ये सभी भारत के साथ और भी ज़्यादा स्पेस में कोलैब करेंगे, जिससे भारत को फाइनेंशियली बहुत मदद मिलेगी। इसके साथ साथ ही देश के जियोग्राफिकल लोकेशंस के बारे में भी जाना जाएगा, चांद के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा और उसके ऊपर कौन कौन से मिनरल्स छुपे हुए हैं ये भी पता चलेगा। आपको याद होगा कि 2008 में भारत ने ही पूरे चांद पर पानी खोजा था, तो अगर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम थोड़ा और आगे चले जाते हैं तो सोचिए भारत चांद पर क्या क्या नहीं कर सकता है। तो इसी तरह ही आज 2 बजे जो सैटेलाइट लॉन्च होने वाली है चंद्रयान 3, इसके ऊपर सभी अपनी नज़रें गड़ाए हुए बैठे हैं। तो अगर आप भी चाहें तो इसके बारे में सारी अपडेट्स ले सकती हैं। चंद्रयान 3 के बारे में और भी सारी बातें आपको इसी चैनल पर इतनी ही सरल और सामान्य भाषा में बता दी जाएंगी, तो इसीलिए ही आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के इस नए और अनोखे वीडियो में आपने कुछ इंटरेस्टिंग जाना तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसके साथ साथ कमेंट में हमें बताइए और सच्चे भारतीय और हिंदुस्तानी के साथ साथ बताइए कि आप कितना चाहते हैं चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लॉन्च होना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी रिकमेंड कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट इतने इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, साथ साथ चंद्रयान 3 के लिए प्रेयर करते रहिए।